होगा बीवर होगा ड्रेक, साडा तो है ही बीवर है ही ड्रेक। यहाँ तक पहुँचे कैसे? आई डोंट नो ब्रो, शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं, उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में। मैं रोज़ काम कर रहा था, रोज़ फिल्में कर रहा था, गाने कर रहा था, फिल्में कर रहा था, और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही 2020 आया ऐसे ही बैठ गया था। Are you a part of Illuminati? अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है, तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है कि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का, यार मैं भी पार्ट हो सकता हूँ। काइली जेनर को देख के क्या लगा था? ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। बचपन में क्या हुआ था? आपका माइंडसेट क्या था कि आप इतने डीप हो गए लाइफ में? कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से अकेला हो गया। मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गांव से। उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ। मेरे को लगा यार मेरे से किसी ने नहीं पूछा, मेरा कनेक्शन टूट गया, सिर्फ फैमिली से नहीं सबसे। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है एक हाईली रिक्वेस्टेड गेस्ट के साथ। गेस्ट का नाम है दिलजीत दोसांझ। बहुत सारी बातें करी है, काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन करी है इनके साथ, ऑफ कोर्स बहुत सारे मज़े भी किए हैं, तो प्लीज़ एंजॉय करो। बहुत प्यारा एपिसोड ऑफ TRS, बहुत गहरी कनेक्शन बैठ गई। All I want to say is make sure you go watch Chamkila on Netflix after you've seen this epic episode of TRS. होगा बीवर होगा ड्रेक, साडा तो है ही बीवर है ही ड्रेक। दिस इज यू होल्ड बैक। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ। नहीं ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। नहीं नहीं नहीं, दिस इज मी ਨਹੀਂ होल्डिंग ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟਾਈਲ। सेम टू यू। कैसे हो पाजी? बहुत ਵਧੀਆ जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ? आपके सामने बैठकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले आप बताइए आप कैसे हो आज? मैं बहुत ਵਧੀਆ जी, बहुत शुक्र है महाराज ਦਾ। ट्राई कर रहे हैं चंगा इंसान बनने दी, बस यही है बस। कुछ बदलता है वक्त के साथ? इंसान का कैरेक्टर बदलता है? वो भी आपके हाथ में नहीं है। मैंने बहुत पहुँचे हुए लोगों को बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ करते देखा है, जो कि कई बार वो आम इंसान शायद उतना पहुँचा हुआ नहीं हो, वो नहीं करता वो ऐसी गलती। तो आप कहीं भी पहुँच जाओ, जब तक आप इस बॉडी में हो तो आप कहीं भी कोई भी एक तुच्छ सी गलती भी कर सकते हो। वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो वैक्यूम है अभी भी अंदर कि आप कहीं भी कोई भी गलती कर सकते हो, आप कहीं भी पहुँचे हुए हो। और मैंने देखा है बड़े बड़े कुछ लोग ही हैं जो 99 के ऊपर गए हैं, बाकी तो फिर सांप डस लेता है कहीं को। फिर जीरो। स्नेक्स एंड लैडर्स। बड़ी कमाल की गेम बनाई है। कई बार मैं गेम्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये भी उतनी ही ज़्यादा डीप है जितना लोगों को शायद हमें बचपन में खेलते हुए एहसास नहीं हुआ या लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन बड़ी डीप बातें हैं इनमें गेम्स में। एक गलती कर दी तो आप स्लिप हो जाओगे सीधा जीरो पे। बेशक आप 99 पे पहुंचे हुए हो और एक ही कदम है कि आप पार हो जाओगे, फिर भी एक गलती आपको जीरो पे ला सकती है। रियल लाइफ में असली जिंदगी में होती क्या है? लैडर्स क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी। कई बार मतलब आप डिजर्व भी करते हैं लेकिन आपको वो चीज़ अभी मिल नहीं रही होती। कई बार जैसे मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज़ें डिजर्व नहीं करता। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि यार ना तो मैं इतना अच्छा गायक हूँ, ना मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल में कभी मैं गया। बहुत अच्छे गायक हैं जो बिल्कुल परफेक्ट सुर लगाते हैं। परफेक्ट सुर लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पहले तो चलो प्रैक्टिस थी बहुत, और म्यूज़िक मेरे को लगता है कि बहुत प्योर है। म्यूज़िक सबसे प्योर फॉर्म है, और जो लोग म्यूज़िक में हैं वो ब्लेस्ड हैं, ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। बेशक आप म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, बेशक आप म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी में हैं, चलो हर चीज़ में म्यूज़िक है, लेकिन जब राग में म्यूज़िक बनता है तो वो बहुत 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 कमाल होता है। और जो लोग उसको बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं उतना अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मौके मिल जाते हैं। मैं उतना अच्छा, मैंने कभी कोई एक्टिंग नहीं सीखी कहीं जाके, फिर भी मैं इम्तियाज़ अली के साथ फिल्म कर रहा हूँ। बहुत मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ फिल्म करूँगा। ये शायद चमकीले की वजह से हुआ, चमकीले ने मौका दिया, नहीं तो इम्तियाज़ अली का दिलजीत दोसांझ को लेना कोई ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। बहुत सारे और ऑप्शंस पड़े हैं उनके पास। Are you a part of Illuminati? भाई इसके तो वैसे मेरे को अगर मैं लिखने जाऊँ ना तो अंग्रेजी के स्पेलिंग भी मेरे पूरे ना हो। What is Illuminati? वो जो था वो क्राउन चक्र और थर्ड आई की बात थी, वो इल्यूमिनाटी की बात थी जी। अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है, तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है कि
कि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का, यार मैं भी पार्ट हो सकता हूँ। मतलब मेरे को तो इल्यूमिनाती लिखना ना आए, अगर स्पेलिंग आए तो मेरे स्पेलिंग भी थोड़ जाएंगे, मतलब नहीं आएंगे मेरे को, मुझे नहीं पता क्या। मैं वो जो फ्लो था वो क्राउन चक्रा और थर्ड आई का फ्लो था, वो इल्यूमिनाती का फ्लो नहीं था। 100% म्यूजिक अच्छा, जब इल्यूमिनाती का हमें पता ही नहीं, खबर है साढ़े चंगे हुण माड़े हुण, हमें क्या पता क्या है वो, अगर कोई है भी कि नहीं है ना जी, तो वी डोंट नो। और जे ऐसे इजी पता चल जाए तो कट्टे दी सीक्रेट सोसाइटी है मतलब जिनकी बात ही सीक्रेट नहीं रही वो कट्टे दी सोसाइटी है। आपको लगता है कि एक रब है और एक शैतान है? मैं मानता हूँ कि कुछ इवल तो रहता है दुनिया में। एक ओंकार एक ही है, दो हो ही नहीं सकते भाई, दो नहीं हो सकते। मैं एक ओंकार को मानता हूँ बहुत, एक मतलब है, मतलब मानता एक ओंकार ही है भाजी। जी जी जी, बस उसके ऊपर नहीं है कुछ, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। नहीं, पर आप और सेकंड टीम खड़ी मत करो, है भी नहीं कोई सेकंड टीम नहीं है, एक ही है, उसी के रूप है वो। जैसे आप भी उसी का रूप हो, मैं भी उसी का रूप हूं, हम सब उसी के पसारे हैं, ऐसे एक ही है। ऐसे नहीं है कि कोई डेवल की पार्टी अलग है और भगवान की पार्टी अलग है, फिर तो डेवल वाली पार्टी ज़्यादा बेटर है, मैं बड़ी स्ट्रांग है चलिए अगर ऐसा देखा जाए तो डेवल पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है जी। तो आपको लगता है कि मतलब एक से दो, मेरा मानना है कि एक है, दो नहीं है। कोचेला के बैक स्टेज में भी ऐसी बातें होती हैं? नो जी नो क्या होता है कोचेला के? बड़ी प्यारी बात है, मतलब वो तो हमारे ही बंदे थे सारे, मतलब भंगड़ा डांसर्स और हम सब, वो तो एंजॉय कर रहे थे। दूसरे आर्टिस्ट से मिले? हाँ मिले काफ़ी लोग से। क्या बातें होती हैं? इंडिया के बारे में पूछते? हाँ इंडिया बारे में पूछा है। क्या पूछते? सब आना चाहते हैं, मैं जितने आर्टिस्टों भी मिलता हूँ सब आना चाहते हैं इंडिया। खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट BioBytes स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। कैसा रहा कोचेला का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, हालांकि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, लेकिन ये क्यों गया? नहीं मेरे को लगता है, मतलब इतना मैं, ठीक है, भगवान की मर्जी थी, मर्जी थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे को पता था ये चीज़ तो बहुत बड़ी है और पहली बार हो रही है, किसी इंडिया से कोई बंदा जा रहा है पहली बार, तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी 100%। मैं तो मैं पूरी ला देंगे जान आपा मैं। ड्रीम थी ये पहले से? ड्रीम नहीं, पर एक चेकलिस्ट तो थी कि ये भी करना है, जैसे और भी बहुत सारी चेकलिस्ट हैं, मतलब जब तक पता नहीं कालू पटाखा पै जाए, अभी पटाखा पै जाए, पता तो है नहीं कब हो जाना है पूरे, पर लगता है मेरे को मैं 84 से पहले तो नहीं मरूंगा जब तक 84 का नहीं हो जाता। मेरा बर्थ भी 84 का ही है। तो जितने भी ड्रामे हैं लाइफ में, ये सारे एक बार सब सारी गेम खेल के तो जानी है, जितने भी राइड्स हैं। भाजी हर पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ मेरे गेस्ट के। अच्छा ही, पर वहाँ जो बातें गेस्ट ने करी है उन बातों को भी सुनता हूँ, पर जहाँ गेस्ट ने थोड़ा सा गैप लिया है, वो जो स्पेसेस होते हैं वहाँ ज़्यादा पता चलता है किसी के कैरेक्टर के बारे में। मैं बंदे बहुत सही हो आप अपने प्रोफेशन में भी इतने सारे कर लिए तो खुद के टेक्निक्स। वेरी गुड वेरी गुड। पर आप बहुत ज़्यादा डीप हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन, और मेरे ख्याल से जो सक्सेस आपको मिला है ना, वो एक्चुअली वो डेप्थ की वजह से मिला है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की एबिलिटी, आर्टिस्ट का टैलेंट उसके डेप्थ पर डिपेंडेंट होता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँगा कि बचपन में क्या हुआ था, आपका माइंडसेट क्या था कि आप इतने डीप हो गए लाइफ में? एक तो मैं कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से मतलब शिफ्ट हो गया, मतलब अकेला हो गया। मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गांव से। कौन से शहर? लुधियाना, अपने गांव से। तो तब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ। मुझे लगा मेरे को पूछा ही नहीं किसी ने तू जाएगा कि नहीं जाएगा। हालांकि मेरे मामा जी ने पूछा भी, इससे पूछ लो जो जाएगा, तो इन्हों की पूछना ले जाओ मैं क्या यार हद हो गई, थोड़ा पूछे ही नहीं किसी ने। उन्होंने भी बहुत अच्छा सोचा कि हमारा बेटा गांव से शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और काम करेगा। हर पेरेंट का यही होता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। अब वो कामयाबी वो किस चीज़ को समझते हैं, वो एक अलग पूरा मेथड है कि वो क्या समझ रहे हैं कामयाबी को।
वो उनकी लाइफ वैसे ही, उनकी स्कूलिंग वैसे ही हुई, तो उनको कामयाबी सिर्फ वही दिखती है आपके लिए क्या चाहते थे पेरेंट्स? कि हमारा बच्चा कामयाब हो, कमाए। तो उन्होंने इस कारण भेजा। मेरे को लगा यार मेरे से किसी ने नहीं पूछा। और जैसे मुझे दिवाली बहुत पसंद है और थी, है दोनों कह लो, होली बहुत पसंद थी, है ये भी कह लो एक साथ। तो मैं बहुत इन्जॉय करता था जब गाँव। जब मैं शहर गया तो मैं अकेला वहाँ रहता था, ऊपर एक कमरा था छोटा था, ना टीवी ना कोई कुछ नहीं। मैं स्कूल जाता था, वापस आ जाता था, और मेरे पास बहुत टाइम था। और ऐसे भी नहीं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे कि आप रोज़ फ़ोन करो। और ये भी होता था कि यार गांव फ़ोन किया है मतलब पैसे लगेंगे, या गांव से भी फ़ोन आएगा तो पैसे लगेंगे। तो ये भी सोचता था मैं, तो फ़ोन भी नहीं करता था ज़्यादा। तो 10-11 साल में मेरा कनेक्शन टूट गया फैमिली से। मैं अपनी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ मॉम की, वो बहुत हमारे फैमिली में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और मेरे डैड इतने प्यारे, उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लाइफ में। उन्होंने बोला था कि घर मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, बाकी तेरा अपनी लाइफ है। तो मेरे लिए वो संत हैं, जितनी प्यारी उनकी सोल है। लेकिन मेरा कनेक्शन टूट गया, सिर्फ फैमिली से नहीं, सबसे टूट गया, दुनिया से? सबसे ही टूट गया। मेरा कनेक्शन किसी से नहीं रहा उस 11 साल के टाइम से। फिर क्या हुआ? बस मेरा थोड़े सामने पढ़ाई में कैसे था? ठीक है, बढ़िया सी, बैड नहीं सी। मैथ में थोड़ा वीक था, ऑब्वियसली अंग्रेजी वीक सी, वो हुण भी वीक है। पंजाबी च घैंट सी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पंजाबी। क्यों? अभी पंजाबी है, पंजाबी होना फेवरेट। पर कुछ तो बदला होगा सब्जेक्ट की वजह से। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शायद मैथ्स था। बोले तेरे पे तू तो होशियार बंदा सी। नहीं मतलब मुझे पैटर्न्स दिखने लगे मैथ्स की वजह से। मेरे को वो सब म्यूजिक में दिख रहा था। मेरी लाइफ में म्यूजिक था वो। इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंजाबी भाषा सीखने से म्यूजिक में कुछ बदलाव हुआ, मतलब दिमाग में क्या बदला पंजाबी की वजह से? आपको क्या लगता है ये जो भाषा है, ये इंसान ने बनाई है? ये जो मैथ है, ये इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है। कोई भाषा बना नहीं सकता, कोई मैथ बना नहीं सकता, ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है। और जो भी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं वो आपके लिए हो रही हैं। जो आपको जैसे जैसे डेवलप करना है वैसे वैसे हो रही हैं। तो शुक्र है मैं पंजाब से जन्म लिया, शुक्र है मैं पंजाबी सीखी और म्यूज़िक मेरी लाइफ में आया। मैथ से मैं कमज़ोर सी वीरे, मैं गप मारी जावा, मैं मैथ में कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर हूँ। आज भी मेरे को नहीं पता कैसे टैक्स भरते हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मेरे को तो चक्कर आता है इन बातों से। तो फिजिक्स अच्छा लगता है? वही कौन है फिजिक्स, ही नहीं सीखा फिजिक्स नहीं सीखा, असं नहीं सीखा, ये कौन होता? क्योंकि मतलब आप वो यूनिवर्स वाले टाइप के हो, ऐसा लगता है। मैं भी ऐसा मेरे ही को हूँ। लगता है कि आपके अंदर सारा कुछ है। आप आंखें बंद कर लोगे, सारा कुछ है। सच में आप आंखें बंद करोगे, आपको यूनिवर्स सुनेगा। आप एक बार बंद तो करके देखो, सच्ची सुनता है 101%। आपका दिल कभी टूटा? ना जी, कभी मेरा दिल नहीं टूटा, कभी नहीं? ना जी, दिल साडा को तोड़ सा नो। आपका दिल टूटा है? हाँ। अच्छा, इतनी बार। आशिक टाइप बंदा है। हाँ। हाय हाय, नहीं साडा नहीं रहा वीरे, इदा कदे नहीं? अपना दिल टूटा कदे आप में नहीं है आशिक मिजाज? है, पर जरूरी थोड़ा भी दिल टूटे। मतलब स्ट्रांग थे पहले से? हाँ भाई, मैं जब से मैं बताया 10-11 के बाद मैं शहर आया, सेट हो गया मामला। जिंदगी ने कभी तोड़ा है दिल? ना जी, नहीं? कभी नहीं। फेलियर देखा है लाइफ में? 100%। मतलब किसने नहीं टीनेज देखा? हाँ, किसने नहीं देखा? जी। आप आज भी देखते हो। आपको लगता है आर्टिस्ट की लाइफ इजी है? हर एल्बम पे, हर फिल्म पे आप जज किए जाते हो। ऐसे थोड़ी कि आपकी जॉब लग गई तो लग गई, अभी ये तो नहीं जाएगी, इसके आगे जाओगे आप। नहीं, 18 साल में तो मेरी एल्बम आ गई थी, मैं तब तो शादियों के शो कर रहा था मैं। हाँ, मेरी टीनेज पता नहीं आई नहीं, फिर बच्चे निकल गई। तो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ नहीं भाई, सच में बता रहा हूँ। मतलब भगवान की कृपा है, पर मेरे को पता है मेरा जितना मेरी में क्षमता है। लिमिटेशन बंदे को पता होनी चाहिए अपनी। क्या आपकी लिमिटेशन? बहुत थोड़ा ही है, शुक्र है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी है, मैं तो ज़ीरो ही हो जाना चाहता हूँ। जितना ज़ीरो हो जाऊँ उतना अच्छा है। अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ, वो भी कैरी करना बड़ा मुश्किल है।
उस चीज़ को कैरी करना मुश्किल है। फिर आप में आ जाता है कि अच्छा मैं अच्छा हूँ इस चीज़ में, शुक्र है भगवान का, बहुत शुक्र है। ओके, रहमान सर आए थे शो पर, उन्होंने भी बेसिकली यही कहा जो आप कह रहे हो वाह वाह। कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसे गाने आपको सुनाई कैसे देते, मतलब क्योंकि गाने बनाने से पहले दिमाग में सुनाई देते। तो उन्होंने कहा कि एक बेगर भिखारी टाइप मेंटालिटी होनी चाहिए कि ये मेरी बोल है और बोल खाली है, हाय हाय, तो सच्ची बात। उस खाली बोल में ऊपर वाला देते रहता है। उसी में आएगा भाई। आपने आप रिसीव कैसे करोगे, ये सच बात है, यही आप कह रहे हो ना, सच बात इन अ वे। है। रिसीव आप कैसे करोगे, भरा हुआ नहीं रिसीव कर पाएगा। आप सबसे ज़्यादा अब फिल्मों को एंजॉय कर रहे हो या म्यूज़िक को? म्यूज़िक को शुरू से। फिल्में तो बाई चांस ही होगी भाई, ये मेरा करियर नहीं था फिल्म में, तो बाई चांस ही होगी। आप डीप फिल्में करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा। जेडी फिल्म आ रही है साल पे जो फिल्म आती है उसमें से एक फिल्म कर लेते हैं साल में से, बाकी म्यूजिक। जैसे मतलब रहमान सर के म्यूज़िक की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आया है, ये मैं मानता हूँ, ये उनकी खासियत है। वेरी गुड। और जो टॉप म्यूजिशियंस होते हैं, आई फील कि सारों की खासियत यही होती है कि उनकी आवाज़, उनके ट्यून्स की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आ जाता है। तो ये हो गया एक म्यूजिशियन का पर्पस। उसी तरह फिल्म्स का पर्पस क्या होता है? मेरे को तो मेरा पर्पस नहीं पता भाई, ये क्यों हो रहा है ये सब, मैं क्यों सिंगर हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा खुद का पर्पस मुझे नहीं पता है। सोचा है इसके बारे में? नहीं, मुझे पता चल गया कि इसके बारे में पता नहीं चल सकता। यहाँ तक पहुँचे कैसे? आई डोंट नो ब्रो, मेरे को लगता है ये मे बी अगर शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं, उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में। मैं रोज़ काम कर रहा था, रोज़ फिल्में कर रहा था, गाने कर रहा था, फिल्में कर रहा था, और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था। मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही 2020 आया ऐसे बैठ गया सारा कुछ। ये आप हर इंटरव्यू में कहते हो कि 2020 के बाद आप एक अलग इंसान बने, मैं वो हूँ नहीं भाई। पर हुआ क्या? बहुत कंट्रोवर्शियल है इसलिए नहीं मतलब कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए। वो मतलब जो मैं सोचता था बिल्कुल उसके उल्ट हो गया काम। कुछ दिखा आपको? मतलब मैं तब से नशे में हूँ ब्रो। एक सेकंड मैं नशे से बाहर नहीं हूँ, एक सेकंड के लिए मैं नशे से बाहर नहीं हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। मतलब कितना कोई नशा कर सकता है किसी चीज़ का, भांग का या किसी और। मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, मैंने ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, मैं कभी कोई नशा नहीं लाइफ में किया। लेकिन ऐसा नशा हुआ है वो एक सेकंड के लिए नहीं भी जा रहा। और जितना मुझे लगता है कोई नशा शायद फील कर सकता है, मैं राइट नाउ फील कर रहा हूँ। मैं बहुत कंट्रोल में हूँ। मैं अब मेरे को लगा था अब फिल्में गई, गाने गए, सब गया मेरा। मतलब मुझे लगा था ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब इंटरेस्ट गया उससे। मेरे को ऐसा लगा कि अब गया सारा कुछ। अब भाई तू टेक ओवर हो गया, अब तू कुछ कर नहीं पाएगा, अब जो है यही है। लेकिन 2 महीने लगे मुझे सेटल होने में, और फिर मुझे लगा नहीं मैं काम तो कर सकता हूँ और मैं ऐसे नॉर्मल बिहेव कर सकता हूँ। मैंने सरप्रीत सिंह पाजी से बात करी थी, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। और कुछ कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रह जाता है, फिर मैं सोचता हूँ उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब हम 10 सिख गुरुज के बारे में बात कर रहे हैं, एक कॉमनैलिटी थी जो एक जोत थी, यानी कि सारों के अंदर एक एनर्जी ट्रांसफ़र तो हुआ। तो उस जोत के बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकल। तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से मैंने कहानियाँ तो सुनी हैं और तब भी इंस्पिरेशन फील होती थी, पर जब आप एज 30 तक पहुँच जाते हो, जब जहाँ मैं पहुँच, एक अलग नज़रिए से आप देखते हो इन चीज़ों को, क्योंकि एक अडल्ट पर्सपेक्टिव से समझ आती है चीज़ें। तो मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। मुझे पता नहीं क्यों। तो जो भी मेरे एक्चुअल सिख फ्रेंड्स हैं जो पंजाब में पले बड़े, फील कि उनका गुरु गोबिंद सिंह जी को देखने का नज़रिया हल्के से अलग हो, लाइक डीपर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगा कि एक, पहले तो मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को उनकी कहानी तो एटलीस्ट जाननी चाहिए, जो लोग अब तक जानते हैं पर नहीं भी जानते। इसलिए वो वाला पॉडकास्ट बना। पर एक ह्यूमन लेवल पर क्या जानना चाहिए, मतलब आप मुझे कुछ सिखाओ। बहुत बड़ी त्याग की भावना है भाई। मतलब जब अपने और पराये में भेद खत्म हो जाए, वो बात है, वो है रब का गुण। जब सब अपने लगते हैं, जब आप किसी के लिए अपना शीश कुर्बान कर दें, वो है रब का गुण। तो रब ही है वो। अपनी पूरी फैमिली आप निशावर कर दें तो वो है रब का गुण। ये आम बंदे में है, ये बात नहीं है, इसीलिए रब है वो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब
ऑब्वियसली SGPC इस पे मतलब काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब वो उनको और जो वो काम करते हैं वो अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं लोगों को। मैं तो जैसे पूर्ण सिख भी नहीं हूँ, तो मेरे को इसलिए लगता है कि यार मैं इस बात पे कम बात करूँ। तो लेकिन मतलब ये आपने जो पॉडकास्ट किया बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोगों को पता चलना चाहिए, 100% पता चलना चाहिए। और मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है कि हम होते कौन है मतलब जो उस चीज़ को पता कराएं। वो ये इतनी बड़ी बात है, जब मर्जी है उसकी तो वो किसके अंदर कब लाइट हो जानी है वो उसने कर देनी। अगर भगवान चाहे तो ऐसे सबकी लाइट ना ऑन हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो लाइफ है, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी, वो उन्होंने अपना सीस तक दे दिया। और जो उनका सीस लेके आए थे भाई जैता जी, उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जर्नी, आप उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें भाई जैता जी। तो ये जो गुण हैं ये हैं सारे रब के गुण। त्याग देना बहुत बड़ी बात है पाजी, मतलब अपना आप कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है। अपना परिवार कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो हमारे गुरु हैं, इसलिए वो हमारे रब हैं। ओके आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई थिंक ये आपकी 20s की बात कर तब आपने कुछ कहा कि जैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ था, एक गाना निकला था और 2 साल बाद उस गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर लोगों ने कंट्रोवर्सी, हाँ जी। फिर लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश करी। चलो होता ही है ऐसा सब, मेरा गिला नहीं है किसी के साथ। आपने तब उसके साथ डील कैसे किया? तब तो मेरे को लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, तो लेकिन ये प्रोसेस ऐसा ही है, यही तरीका है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपको ख़राब करना चाहते हैं या आपका करियर ख़राब करना चाहते हैं। नहीं, ये आपका टेस्ट हो रहा है, ये ऐसा होगा ही होगा। ये वो उनका कसूर नहीं है, ये उनको काम दिया गया है। सिर्फ आपका टेस्ट आपका हो रहा है कि आप किस जगह पे खड़े हो, कि आपकी रिएक्शन क्या होगी। आपका रिएक्शन वो मैटर करेगा। तब तक आपका रिएक्शन होगा तब जब तक आप समझोगे कि मैं कुछ हूँ। जब मैं कुछ नहीं हूँ तो जो कोई टेंशन नहीं। कई बार तो पता चलता है अच्छा तू खेल खेल रहा है मेरे साथ तो ये आपका टेस्ट है, उनका कसूर नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं, ABCD कोई भी हो सकते हैं। वो आप उनको एज ए पर्सन जज ना करें। किसी भी टाइम पे किसी की अभी ड्यूटी लग सकती है कि इसके रिएक्शन के लिए चलते रहिए बारी है, और आपके थ्रू भी किसी का रिएक्शन लिया जा सकता है इस गेम में, जो हुआ पहले। हाँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्या पता चला संसार के बारे में? मैं मानता हूँ कि अगर किसी को लाइफ में इतनी ज़्यादा शोहरत मिली, उनकी सोल में कुछ तो स्पेशल होता है। नहीं, मेरे को लगता है बहुत सारी ऐसी स्पेशल सोल्स हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता। आपके थ्रू बस कुछ काम हो रहा है जो होना है। अगर दुनिया को एंटरटेन होना है आपके थ्रू तो बस आप इतना ही हो रहा है। सारी स्पेशल है, निरपौ निर्वैर, और ना कोई नज़दीक है ना कोई दूर है, और सभी उसी के रूप है। हम सब उसी के रूप हैं, उसके बिना कुछ नहीं है। सारे स्पेशल है। गुरु गोविंद सिंह जी की एक यही स्पेशलिटी थी, उन्होंने सबको सिंह बनाया। सारी स्पेशल है, एक साथ बैठ के सब खाना खाएंगे, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सबको एक समान दर्जा होना चाहिए। हालांकि ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन उनका तो यही था, मोटो तो यही था। सारे स्पेशल है, सारे स्पेशल सोल है। अगर किसी की ड्यूटी ग्लैमर में नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने एक्चुअली उड़ता पंजाब से आपको और गहराई से जाना। अच्छा ही। हाँ जी, तब आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे थे उस फेज में। अच्छा। आपको एज अ पर्सन जाना, का नाम सुना था, बट अच्छा ही। एज अ ह्यूमन बीइंग जाना। अच्छा जी। हिंदी में आप ज़्यादा बात कर रहे थे तब। अच्छा उस फेज में पहले, अकॉर्डिंग टू मी। जब आप 2-3 महीने यहाँ रह जाओ ना, फिर आप हिंदी स्टार्ट कर देते हो। अगर आप नहीं यहाँ, फिर दोस्त तो सारे पंजाबी हैं, फिर पंजाबी चलती रहती है, फिर रूटीन च पंजाबी बोलता बंदा। पर अदरवाइज आप 2-3 महीने यहाँ बॉम्बे रहे। बड़ी टफ लाइफ है यार, लोग कैसे रहते हैं बॉम्बे में, बड़ा बड़ा मुश्किल है। कैसा लगता है आपका ये शहर? अच्छा ही है, पर बड़ा टफ है। जो लोग रहते हैं सलूट ही है उनको, बड़ा टफ शहर है। फ़र्क क्या है बॉम्बे में एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़? हाँ, थोड़ा बाहर निकल जाओ आप तो मेरे को ऐसा लगता है लोग इतना
क्यों ही फंसे हुए हैं यहाँ कहीं भी। आप न्यूयॉर्क की भी बात कर लो, सेम ही है। जी मतलब गेम तो सारी सेम ही है ये, चाहे न्यूयॉर्क कर लो, चाहे लंदन बात कर लो आप, चाहे मुंबई हो गया, बड़ी टफ सिटीज़ हैं। लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, वाह कमाल है। जो लोग करते हैं सलूट ही है सच्ची, जो यहाँ रहते हैं। मैं तो ज़्यादा देर रह नहीं सकता। बीके शिवानी आई थी शो पर, वो एक स्पिरिचुअल लीडर। अच्छा जी। जब वो आई थी मुझे गिल्ट फील हुई, बुरा लग रहा था खुद के बारे में, कुछ कोई चीज़ को लेकर। चीज़ ये थी कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे में कुछ था नहीं मांगने के लिए। मैं कुछ स्पेसिफिक मांग रहा नहीं था, और उस पॉइंट तक हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मांगा था। तो क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या मांगूं, बहुत अच्छी स्टेज है यार। वो मुझे तब पता नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि बुरा है ये। बड़ी अच्छी स्टेज, ये तो बहुत अच्छी स्टेज है। आई फील कि आप ना बहुत पहले से वहाँ तक पहुँच गए थे, और बहुत लोग पहुँचना चाह रहे हैं कि एक तरह से आप पूरे तरीके से सबमिट कर रहे हो खुद को। मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से। ये मुझे 2020 के बाद रिग्रेट हुआ। ये मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे हमें बताया ही नहीं किसी ने। मतलब इतना बड़ा, जैसे आप चमत्कार कह लो ना, योगा चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी पावर है योगा। मेरे को ये लगा कि यार मेरे पेरेंट्स का कसूर नहीं था, क्योंकि उनकी लाइफ में नहीं था, और हमारे आसपास हमारे गांव में वो कल्चर नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। और जब हम योगा देखते थे तो लगता था कि यार अच्छा ये रामदेव जी योगा कर रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं, ये मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है, लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग सामने बैठ के। योगा स्ट्रेचिंग नहीं है, योगा तो एक्चुअल जीवन जीने की कला है। जैसे आप इस प्रोफेशन में हो, आप इस प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, पॉडकास्ट के बारे में। मैं ये पूछूंगा तो ये व्यू आएगा, ये तो योगा है जिस लाइफ में आप हो, इस लाइफ में योगा है, योगा से शुरू होती है वो। और हमें समझो आपको पॉडकास्ट शुरू कर दिया हो और माइक भी ना दिया हो, तार भी ना लगाई हो, और आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब आप बोले जा रहे हो और आपको कोई नहीं सुन रहा। ऐसा है योगा के बिना जीवन। और मुझे यही रिग्रेट रहा कि यार आप मेरे आसपास, और ये कल्चर ही नहीं था कि योगा के बारे में बताया जाता। कहाँ से सुना? आया सामने से, संसार ने नहीं आया, योगा आया। आप कोई प्रैक्टिस करते हो? भाई मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या करता हूँ। योगा आया। मेडिटेशन करने बैठते हो? मैं करने बैठता ही नहीं। अगर मेरे को कोई बोलता कि तुम योगा किया करो, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था उसके बारे में। शायद अब भी नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करता। योगा आया और योगा हो रहा है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। ओके, अब मैसेज यही देना चाहता हूँ कि योगा करनी चाहिए। ब्रो मैं 100%, मतलब जैसे मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं जो न्यू जनरेशन है उनको ये मैं मैसेज ना कह लो, मेरा अंग्रेजी में कहते हैं संदेश भी सारा मैसेज ही होता ना। रिक्वेस्ट कह लो, ये बेटर रहेगा कि योगा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को योगा सिखाएं, योगा करें। योगा ही ज़िंदगी है, वही लाइफ है, वहीं से होकर शुरू होगा सारा कुछ। एज एन आर्टिस्ट आप बदलो योगा की वजह से? 100%। मैं सारा ही बदल गया भाई, एज एन आर्टिस्ट छोड़ दो, मैं सारा ही बदल गया। मैं मेन्यू ही और है। योगा के बाद 2020 से पहले आपने स्टार्ट किया? नहीं भाई, मेरे को योगा के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, अभी भी ज़ीरो कह लो। मतलब मेरे को था कि स्ट्रेचिंग, जैसे आप बोल रहे थे ऐसे ये स्ट्रेचिंग नहीं है योगा जी। योगा जिसको आप, वर्ड्स की कमी है, आप स्पिरिचुअल ये वर्ड भी चलो यूज़ कर लो आप, चाहे उसको जितने भी भारी भारी शब्द हैं आप यूज़ करना चाहते हैं, उन सबसे ऊपर है योगा। किसी टाइम मुझे लगता है ये रहा होगा प्रॉपर ये एक मेथड, लेकिन आज जो ख़त्म हो गया। हमें तो नहीं मिला यार लाइफ में, ना स्कूल में था, ना हमारे टीचर्स ने हमें कभी बताया, ना कभी फैमिली को कसूर नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया। कल्चर ही नहीं था योगा का, हमें किसी ने बताया ही नहीं। और मेरे को रिग्रेट हुआ कि यार 2020 में यार ये मुझे पहले से, मतलब आज अगर मुझे सुपर कार दौड़ानी है तो साइकिल सीख लेना चाहिए था भाई, मतलब बेसिक्स शुरू कर लेना चाहिए था। योगा है रॉकेट, वो ऐसे ले जाएगा आपको, लेकिन आप तैयार होने चाहिए। सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस कौन सा रहा स्टेज पर? कुछ याद है? कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस है? हाँ, मतलब म्यूज़िक तो नशा है, आप अपने आप को थोड़ा सा छोड़ दो फिर आप फील करो। पर कई बार लोग रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए, वैसा आपको देखने के लिए। तो
कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब वहाँ तो इतना फ्लो होता है कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को कि आप कंट्रोल में रहो। म्यूज़िक में बहुत फ्लो है। क्यों, अगर कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? आप जिनको दिखा रहे हो वो शायद रेडी नहीं है। ऑडियंस का कॉन्शियसनेस फील होता है आपको? ऑडियंस 100% तब म्यूज़िक ही होता है, वो भी उसी वाइब्रेशन में होते हैं। तो वो सारी म्यूज़िक की वाइब्रेशन ही होती है। जब आप कॉन्सर्ट में होते हो, जब आप स्टेडियम या अरीना में परफॉर्म कर रहे हो, तो वो म्यूज़िक ही ड्राइव कर रहा होता है उनको भी और आर्टिस्ट को भी। वो नहीं होते और आर्टिस्ट नहीं होता। अब वैसे मिलकर देखो कहीं किसी को, वो एनर्जी कभी फील नहीं होगी जब जो म्यूज़िक के साथ होती है। वो म्यूज़िक की एनर्जी होती है। कई बार आर्टिस्ट को लगता है कि वो मेरी वजह से ये सब हो रहा है, और वो म्यूज़िक की पावर होती है, साउंड की पावर होती एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपको। है। दो जी दो। जब मैं पूछ रहा था लोगों से आपके बारे में कि क्या पूछना चाहिए, द फर्स्ट थिंग लॉट्स ऑफ पीपल सेड इज परफॉर्मर है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। शायद कुछ लोग ने ये भी कहा कि आप गोट परफॉर्मर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम परफॉर्मर। मैं वही मानता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस भी फ्लो स्टेट से निकल के आती है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप इतने बड़े ऑडियंस के सामने हो? क्या चल रहा होता है? क्यों आप एक तरह से देखा जाए तो आप कंट्रोल कर रहे हो पूरे ऑडियंस के एनर्जी को। क्या चाहते हो ऑडियंस के लिए, क्या चाहते हो? ये ज़रूर है कि जो आपका एक टिकट खरीद के आ रहा है बंदा, वो अपनी जो उसकी रूटीन की जो काम चल रहा है उसमें से पैसे निकाल के वो एक टिकट खरीदता है, और वो चाहता है कि आर्टिस्ट मुझे देखे और स्माइल करे, मैं उसको देखूं और उसके म्यूज़िक को एंजॉय करूं। तो वो जो उसकी स्माइल है, वो जो उसकी खुशी है, वो जब वो अरीना से बाहर जाए तो उसके वो साथ जाए और उसको लगे कि यार मैंने जो पैसे खर्च किए हैं इस बंदे पे वो वर्थ है, यार मैं बहुत इन्जॉय किया, ये मोमेंट बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। आपका खुद का कोई फेवरेट गाना है जिसे परफॉर्म करते वक्त कुछ हो जाता है आपको? म्यूज़िक की पहली धुन बजती है ना तो मुझे कुछ हो जाता है। शायद आर नानक पार नानक एक ट्रैक है, अगर आपने नहीं सुना हो तो, किसी ने अगर सुना हो तो, वो मुझे लगता है कि बन गया। किस वजह से? शायद वो बनना था मेरे थ्रू, बस इसीलिए बन गया। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। चीज़ें कई बार बन जाती हैं आपके थ्रू, तो वो ऐसा ही था। आप कभी स्टारस्ट्रक हुए किसी को मिलकर, यानी कि कुछ हो गया आपको? पहला डे जब शूट था हिंदी फिल्म का, तो वो करीना कपूर जी के साथ था। वो मेरे लिए ऐसा था कि यार इन्हों दी तो फिल्मां देखियां सी, मैं अज इन्हों दे नाल काम करन लगे। तो वो था वो एक अच्छा मोमेंट था। क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से? उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उनके साथ जो स्टाफ था उन्होंने मेरे को आके बोला कि यार मेरा स्टाफ आपका बड़ा फ़ैन है, फ़ोटो कराना चाहता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मिलेंगे भी कभी उनसे लाइफ में, है ना। तो मतलब वो शायद इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे को अभी हमारा सीन शुरू नहीं हुआ था, तो जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा कूल डाउन भी करते हैं जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हो पहली बार। आप नर्वस थे? मैं नर्वस तो कोई नहीं सी, ऐ बल्ले तेरे करीना कपूर वो वाली फीलिंग सी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। तो मैं समझ गया जब उन्होंने ये बोला कि यार लो ये इन्होंने क्यों कहा है, ये मेरे को थोड़ा बंदे को फील कराने के लिए। और बड़ा अच्छी बात उन्होंने बोली, अच्छा लगा। कैसा रहता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना? बढ़िया, अच्छा लगता है। सारे इंसान है भाजी, सब किसी ना किसी चक्कर में फंसे हुए हैं। हर एक के अपने अपने डीमंस हैं। 2 मिनट किसी का फेस देखता हूँ मुझे अपना फेस दिखने लगता है। यानी मतलब अगर मैं आपको 2 मिनट देखता रहूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं देख रहा हूँ अपने आप को, और फिर मुझे अपनी कमियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। मैं अगर इस भाई को देख रहा हूँ ना, मैं 2-3 मिनट देखता हूँ, मेरे को अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है इसमें से, और मेरे को लगता है कि ये मैं ही हूँ। ये जो मैं सामने जो आइटम कर रहा हूँ मेरे साथ, ये मैं ही अपने आप को शूट कर रहा हूँ। बहुत डीप धार्मिक चीज़ होती है कि एक पॉइंट के बाद एक इंसान हर चीज़ में खुद को देखने लगता है। बाउंड्रीज पिघल जाती है। क्या आप ये कह रहे हो? इसको आप डीप धार्मिक कहोगे तो बड़ी बात हो जाएगी। नॉर्मल कहूँगा तो मैं किसी की फ़ोटो भी देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, किसी की भी। इस पे मीम भी बन सकते हैं अच्छे, वेरी गुड कंटेंट है वैसे। बनाओ मीम। अच्छा कंटेंट भी है ये, पर ये है बात सच। मीम्स कंज्यूम करते हो आप? ਵਧੀਆ ਹਾਸੇ ਉਸੇ ਲਈ ठीक है, बंदा कभी हंसदा खेडदा, ਵਧੀਆ गल। काइली जेनर को देख के क्या लगा था?
ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਐ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ नहीं कितने दी हो। उनकी खासियत क्या है? उनको पता ही है उनको इतनी ब्रो एक गल तो है, एक गल तो है, चलो हेट भी बहुत हो सकती है, बंदी ने अपनी लाइफ तो बनाई ना, जिन्होंने तुसीं कह रहे हैं जिन्होंने रेस गल करते हैं, नेटवर्थ देखो ਉਹਦੀ चाहे जिद्दां भी है जो भी है, अपना जो उसने चाहा, मेरे को ये चाहिए उसने वो ले लिया, मेरे को ये चाहिए वो ले लिया, जो भी है उसने अपनी एक स्टैंड तो हुई, वो उसने अपना एक प्रोडक्ट भी बनाया, उसकी भी अच्छी नेटवर्थ है, तो आप तो किसी को निंदते नहीं, सारे लिए चंगे चंगे है, पर मैं तो फेस ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। पकड़ ले तो वाइब नहीं ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ तुरंत हाँ हाँ देख के। हाँ ये स्किल आपने इम्प्रूव की है या पहले से थी? नहीं अभी आया 2020 के बाद? उसके पहले आप सीख रहे थे दुनिया के बारे में? मैं तो सोया हुआ था, ये कह लो मेरी लाइफ वेस्ट ही हो गई, 35 साल वेस्ट ही हो गए। जो आपने योगा के बारे में कहा ना, ये भी एक लाइफ स्किल होती है, दूसरों को थोड़ा बहुत जांच लेना। आई फील आफ्टर सेल्फ प्रोटेक्शन वाली स्किल होती है। ये भी कह सकते, चलो प्रोटेक्शन कह लो। प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं यार सारे एक ही है, सेम ही है, तेरे च भी रब है, मेरे च भी वही है, तेरे च भी वही बोल रहा है, मेरे च भी वही बोल रहा है, वीरे कि तो प्रोटेक्शन लेनी है। इंटरव्यूज देने में मज़ा आता? देखो हर एक बंदा अपनी लाइफ में एक फेज में चल रहा है, एक डिमेंशन में चल रहा है, और वो तब तक वो बात शायद डिसएग्री करेगा जब तक वो शायद उस चीज़ तक नहीं पहुंचेगा, जैसे मैं सोचता हूँ या जैसे आप सोचते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है किसी बंदे का उस चीज़ से कनेक्ट करना, राइट? तो फिर कई लोग हर्ट हो जाते हैं। एक करियर लर्निंग्स आप शेयर कर रहे हो, मतलब पहले आपके साथ ये हुआ है कि आपने कुछ कह दिया और किसी ने गलत ले लिया? ये तो ठीक है, शुक्र है, अभी ये है, मतलब सीधी बात जा रही है। जब अखबार में छपती थी बात तब तो कुछ और ही छपती थी, मतलब कहता बंदा कुछ और है, कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ और होता है, बात कुछ और छप जाती है। मुझे चमकीला के बारे में कुछ पूछना है, थोड़ा हटके सवाल है, फिर से मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ पूछूंगा। मैंने ना विकी कौशल भाई से भी ये पूछा है सैम बहादुर फिल्म के बारे में, उनसे पूछा कि वो सैम मानेकशॉ की बायोपिक थी, तो क्या सेट पर एक्चुअली सैम मानेकशॉ सर की एनर्जी फील होती थी? तो उन्होंने कहा हाँ। आपको पता है मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ? क्या चमकीला सर की एनर्जी फील होती थी? आप लिटरली उनका कैरेक्टर निभा रहे हो, और ये एक बहुत, उनकी लाइफ स्टोरी बहुत पेक्यूलियर है, जिन लोगों को उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता, कहना चाहिए कि एंड में क्या हुआ था उनकी लाइफ में। हाँ हाँ सबको पता है। ऑन स्टेज से पहले, स्टेज से पहले, हाँ अब स्टेज से पहले उनको मार दिया गया, मतलब शुरू होनी थी अभी तो स्टेज जनरली, और उनकी लाइफ ये भी आइकॉन स्टेटस तक पहुंच। 100% चमकीला आइकॉन 100%। अब पूछना चाहूँगा कि सेट पे एनर्जी फील होती थी? 100%। कुछ शेयर करना चाहोगे उसके बाद? पता नहीं लोगों के लिए कितना वो सही होगा नहीं होगा, पर 100% एनर्जी फील होती थी। वो मैं अभी फील किया हूँ जो ऐसे रोल मैंने किए हैं। पहले मुझे लगता था कि यार एक्टिंग इज़ ओके यार, मैं कर दूंगा झट से, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने एक फिल्म की है जसवंत सिंह खालड़ा जी पे, मैं सेट पे गया, मुझे लगा था यार मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टिंग को मैंने कभी ऐसा नहीं लिया कि मुझे आज एक्टिंग करनी है, कभी मेरे हुआ ऐसे दिमाग में आया नहीं। मैं पहले दिन सेट पे गया और मैंने डायलॉग बोले और मेरे को खुद को फील नहीं आया, मेरे को फील ही नहीं आया। मेरे को रात तक गिल्ट रहा उस बात का। मेरे को लगा कि यार मैं शायद उस रिस्पेक्ट से गया ही नहीं यार जो मैं करैक्टर कर रहा हूँ। सेकेंड डे मैं जब दोबारा तैयार हो रहा था तो मैंने भाई आप खुद ही कर लो, नहीं मैं तो नहीं कर सकता ये। सेकेंड डे से ही पकड़ा गया करैक्टर। सेम चमकीला, हमने वहीं शूट किया जहाँ चमकीले को मारा गया था, सेम उसी जगह पे इम्तियाज सर ने शूट किया, उस बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ पे वो गिरा था जब उसको गोली लगी थी। और जब मैं गिरा तो तुम भी है ना, तुम भी मेरे हाथ में थी, तुम भी की एक तार होती है, तब मैं गिरा, तुम भी की तार मेरी लगी यहाँ पे, और गिरते ही ना मेरा हाथ दिख रहा है और ऐसे ब्लड दिख रहा है धरती पे टपक करके। एकदम से मुझे फील हुआ मैं यार यहीं चमकीले का खून गिरा था।
100% फील होता है। वो थे उस मोमेंट पे तो थे 100%। मतलब बहुत वो होता नहीं जो स्लो मोमेंट कैमरा शूट करता है, हाई की कहते होंगे ਉਹਨੂੰ हाई पॉइंट हाई रेट आ जो भी कहते होंगे कैमरे वाले को पता होना हाई स्पीड, तो वो बहुत जो ज़्यादा ही स्लो शूट करता है वो कैमरा था वो जब गोली लगे मैं ऐसे गिर रहा था तो जैसे वो ब्लड ऐसे धरती पे गिरा तो मेरे को चमकीला ही याद आया। उसके बाद मुझे नहीं याद क्या हुआ, पता नहीं, कट हो गया उसके बाद तो पर 100% वो मेरे को ऐसा लगा कि यार इसी जगह पे चमकीले का खून गिरा। बस यही था पॉडकास्ट। बहुत अच्छा पॉडकास्ट। कुछ आई होप कुछ कंट्रोवर्शियल, कुछ मसाला, कुछ ऐसा तो निकला होगा जिसका हमारी फिल्म को भी फायदा हो। एज अ ब्रो एक चीज़ कहूँ, प्लीज 2 चीज़ें कहूँगा। प्लीज। पहले थोड़ी सी सेल्फिश चीज़ कहूँगा कि अगली बार ना एक आपके साथ फिर से एक बार बात हो, एटलीस्ट एक बार और बात होगी। ठीक है अगली बार हमारे स्टूडियो में आपसे बात करनी है क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है। अच्छा ही, हाँ जी, तो आई फील कि अलग बातें निकल के आएंगी। ठीक है पक्का, तो एक ये सेल्फिश रिक्वेस्ट होगी। 100% भाई। अब एक मैं थोड़े कर किचन हैगी हाँ जी हाँ जी हैं हाँ जी। अब मैं खाना भी बना के खिलाऊंगा, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, क्या अच्छा लगता है बनाने में? मैं सारा कुछ बना लूँ, फेवरेट मैं चीज़? फुद्दू छੱਡ के सारा बना लेता फुद्दू तो बनाई जाती दुनिया। सीखा कहाँ से खाना पकाना? ये भी 2020 ने देता। हाँ मैं यहाँ बॉम्बे फंस गया में, और जो दीदी खाना बनाते थे वो आई नहीं, तो मैं कहा यार हुण मैं आर्ट तो अपना दिखाना ही है भी, एक और आर्ट, तो बस फिर यूट्यूब तो सीखिया। नमक शमक भाई मैं बहुत बढ़िया खाना बनाना, ओए होए मैनू किसी के हाथ का खाना चंगा नहीं लगता, मैं यार मैं वैरी बढ़िया खाना बनाना। शेफ हरपाल सोखी पता? मैं नाम सुना। मैं यूट्यूबर शेफ, अच्छा यूट्यूब के वन ऑफ द फर्स्ट एवर यूट्यूबर, अच्छा वेरी, उनसे मैंने सीखा है। तुझे खाना बनाना सीखा? हाँ जी, हमारा चैनल एज अ कुकिंग चैनल स्टार्ट हुआ था। अच्छा हाँ बहुत पहले, मतलब 9 साल पहले। मैं प्रो ना गल कर रहा। अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने लिए बनाना, पर मैंने लगता बढ़िया बनाना। क्या क्या बनाते हो? मैं जो मर्जी बना लो। फेवरेट चीज़ क्या है? और जो मर्जी बना लो, पहला प्याज टमाटर पैना ही पैना। पंजाबी बट हाँ, same, इंडियन same, same, ये नहीं same, पास्ते पूछते नहीं ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ। हाँ same, हाँ, same. अपने वाले खाने जो मर्जी बना लो। सेम। और रोटी नहीं होती फिर चौल, ओके ऑलवेज ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके। ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, तो सब्जी दाल खा। चल बनावांगे, देखिए कौन बनाता बढ़िया। आपकी टीम को खिलाएंगे फिर। ओके ठीक है, डन। ठीक है डन हो गई एक। पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ। आई नो कि आपको ये शायद पता होगा, फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगा, पर